आई एम काजल मयूर और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फर्स्ट लेक्चर ऑन मेंस वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो मैंने इसमें चीज़ें उठाई हैं फ्रॉम 2nd to 6th ऑफ सितंबर कि मेंस एनरिचमेंट यहाँ से क्या क्या चीज़ें हम अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो मेंस के लिए सेपरेट नोट्स बनाने की नीड क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है। तो मान लीजिए कि आज आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और आज से अराउंड 2.5 से 3 मंथ्स बाद आपका मेंस लिखने वाले हो आप। ठीक है, अब आपके पास अपने नोट्स हैं नहीं है तो आप को कहीं ना कहीं लाइक कंटेंट की कमी फील होती है उस टाइम पे। अब क्या करें, आपको प्रैक्टिस करनी है, सब चीज़ें रिवाइज भी करनी है, तो आप कंटेंट ढूंढोगे, कंटेंट उस टाइम पे ढूंढना शुरू करोगे या फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो वो चीज़ एक वो दिक्कत आ जाती है। तो आपको अभी से क्या करना है इसके लिए कि प्लान्ड फॉर्मेट में, प्लान्ड मैनर में अभी से अपने मेंस के नोट्स बनाते हुए चलने हैं। अब नोट्स हम कैसे बनाएंगे, देखो कि आपको उसके लिए करना है 4 नोटबुक ले लेनी है, 4 नोटबुक A4 साइज की जो प्लेन आती है, वो A4 साइज की प्लेन, दोनों साइड से जो प्लेन रहती है वो ले लेनी है। उसको बना लेना है अलग से GS 1, 2, 3 एंड 4। उसके अलावा एक और नोटबुक लेनी है आपकी, उसको बनाना है अपना ऑप्शनल और एस्से के लिए। ठीक है, उसको डिवाइड कर लेना पेजेस कि इतने पेजेस एस्से के हो गए, इतने पेजेस ऑप्शनल्स के हो गए। अब देखो, अब आपने GS 1 की एक नोटबुक बना ली, एक GS 2 की, एक GS 3 की, GS 4 की। उस पर आपको सब सेक्शंस क्रिएट करने हैं। जैसे GS 2 की अगर बात करें तो उसमें एक सब टॉपिक होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एक होता है IR। तो आपने उसके अलावा भी और भी टॉपिक्स होते हैं, आप मेंस का सिलेबस देखना, उसके बेसिस पे चीज़ें अपनी उसमें डाला करना अपने नोट्स में। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का से आपका सब टॉपिक हो गया। अब आपने इसको कुछ पेजेस, मान लो कि 15, 20 या 25 पेजेस इसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस को दे दिए, फिर 15, 20 या 25 पेजेस आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को दे दिए। तो वैसे करके आपको सेग्रीगेट पहले से ही करके रखना है कि यहाँ से मेरा PNG खत्म हो रहा है, यहाँ से मेरा IR स्टार्ट हो रहा है, वैसे करके सेग्रीगेशन रखना है। PNG में अब देखो सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे जुडिशरी वाला हो गया, गवर्नेंस का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, तो उसके सब टॉपिक बनाने हैं आपको। मान लो कि पेज 1 पे आपने बनाया जुडिशरी का, ठीक है, 6-7 पेज उसके लिए छोड़े, फिर आपने बनाया गवर्नेंस का। ठीक है, मान लो पेज 8 से आपका आ गया गवर्नेंस, फिर 5-6 पेजेस के लिए छोड़े, पेज 15 से या 16 से आपका आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। अब जुडिशरी में भी आपको कैसे फिर फर्दर डिवाइड करना है। जुडिशरी का हो गया, जुडिशरी में आप लिखोगे सुप्रीम कोर्ट के इशू हो गए, हाई कोर्ट के हो गए, लोअर कोर्ट्स के हो गए, वैसे करके आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करें तो उसमें आप सब टॉपिक्स कैसे बनाओगे। मान लो कि इंडिया USA का एक टॉपिक हो गया, 2-3 पेज, 3-4 पेज को असाइन कर दिए। फिर इजराइल पैलेस्टीन का इशू बहुत ज़्यादा टॉपिक में न्यूज़ में रहता है हमेशा अभी, तो उस पर आपने 3-4 पेजेस उसको असाइन कर दिए। फिर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तो उस पर कर दिए 3-4 पेजेस असाइन। उसके अलावा और भी जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में, मान लो कि वर्ल्ड बैंक का हो, WTO का हो, UN का हो, UNSC का हो, सब कुछ आपको इसी वाले IR वाले सेक्शन में रखनी है चीज़ें अपनी। ठीक है, या उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग सब सेक्शन भी बना सकते हो, या फिर IR वाले पार्ट में उसको रख सकते हो इन सब चीज़ों को। तो ऐसे करके यू शुड बी डूइंग द थिंग्स। उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपका सेम डेटा कैन बी यूटिलाइज्ड इन मल्टीपल वेज एंड इन मल्टीपल पेपर्स। सेम डेटा आपका मल्टीपल वेज और मल्टीपल पेपर्स में यूज़ हो सकता है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मान लो कि आपने कोई डेटा पॉलिटी एंड गवर्नेंस जुडिशरी में लिखा हुआ है तो आपको जुडिशरी में ही अप्लाई करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप उसको मल्टीपल जगह कैसे यूज़ कर सकते हो, पहली बात तो वो आपका एस्से वगैरह में यूज़ हो सकता है, फिर आपका वो यूज़ हो सकता है GS 1 में भी यूज़ हो सकता है। बताऊंगी मैं आगे चल के, जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे तो आई विल टेल यू कि कैसे वो डेटा डिफरेंट जगह यूज़ होगा। सेम डेटा आपका GS 4 में यूज़ हो सकता है, आपका हो सकता है कि ऑप्शनल्स में कहीं यूज़ हो जाए। तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है अपने अप्रोच में कि सेम डेटा में कैसे मल्टीपल जगह एक चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको वो चीज़ अपने माइंड में रख के चलनी है हमेशा। अब इसको सेग्रीगेट करने का मतलब मेरा ये है कि मान लो कि आपने अब वीमेन से रिलेटेड एक सब टॉपिक बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे इशूज़ लिखे हुए हैं वीमेन के। ठीक है, उस पर कुछ डेटा भी लिखा हुआ, कुछ फैक्ट भी होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, केस स्टडीज़ होगी। अब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है वीमेन से रिलेटेड, चाहे वो हो आपका GS 2 में, चाहे वो क्वेश्चन GS 2 में हो, GS 1 में सोसाइटी में हो, GS 4 में एथिक्स में हो, या आपका वो टॉपिक आ जाए एस्से में, या आपको कोई डायमेंशन लिखनी हो एस्से में उसके बारे में, या सेम चीज़ आपकी हो सकता है ऑप्शनल में हो। तो आपको क्या करना है, वीमेन वाले GS 1 वाली नोटबुक उठानी है, उसमें सोसाइटी वाले सेक्शन में वीमेन पे जाना है और वहाँ से देखना है कि क्या डेटा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैच कर रहा है और वहाँ पे वो डेटा रिप्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, उससे आपको वो, जब आप बार बार ये चीज़ें करोगे ना, गो थ्रू करोगे चीज़ें, तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, वो अच्छे से फिर आपको रिकॉल हो पाएंगी इन द एग्जाम। तो इसका
ये यूज़ होता है। अब आप समझ गए होंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने डेटा लिया हो, आज की जो वैल्यू एडिशन लिया है ये लिया है फ्रॉम 2nd to the 6th of September। इसमें फर्स्ट जो वैल्यूएशन है वो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में। ये द हिंदू का एक एडिटोरियल था, उसमें था। तो देखो इसमें एक बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ था कि 2018 से लेके 2022 के बीच में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इन द हाई कोर्ट्स, उसमें से 79% जो अपॉइंटमेंट्स थे वो थे जनरल कैटेगरी के, 11% थे ओबीसीज के, और 2.8% थे एससी के, और 1.3% थे एसटीज के। ठीक है, अब ये डेटा आ गया तो आपके पास दो चीज़ें रहती हैं। या तो आप इस डेटा को एज इट इज़ उठा के वहाँ पे लिख दो, जैसे ये लिखा हुआ है ना रो फॉर्मेट में, वैसे लिख दो। एक होता है कि आप उसको ना ऐसे प्रेजेंट करके लिखो। अब देखो ये मैंने ऐसे प्रेजेंट करके इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको ये डेटा ऐसे नहीं लिखना है, लाइक ऐसे लाइन वाइज नहीं लिख देना है, आपको ये इसी फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है। ऐसे करके बार चार्ट बना के प्रॉपर वहाँ पे लिखना है। क्योंकि जब आप देखोगे कि आपने यहाँ पे बार चार्ट बनाया हुआ है तो आप उसको फिर जब यूज़ करोगे एग्जाम में करो या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करो तो आप उसको बार चार्ट में यूज़ करोगे, क्योंकि आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा कि यार मुझे इसके लिए बार चार्ट ही बनाना है। ठीक है, तो वैसे करके आप अपने नोट्स में ऐड करना अपॉइंटमेंट्स इन द हाई कोर्ट फ्रॉम 2018 to 2022 फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। डेटा किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का डेटा है। ठीक है, हमने ये सोर्स भी दे दिया कि डेटा किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। अब इसमें ऐसे बार चार्ट बना लेना कि जनरल से जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो हुए हैं जनरल कैटेगरी से 79%, ओबीसी से 11%, एससी से 2.8, एसटी से 1.3। अब हो सकता है कि थोड़ा हेफ्टी डेटा हो जाएगा कि याद ना रहे आपको, ये पर्टिकुलर बार चार्ट याद ना रहे। पहली बात तो ये बना लेना, आप याद रहे ना रहे वो बात की बात है। उसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है कि आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये तो रह जाएगा कि ठीक है जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे 2018 से 22 के बीच में उसमें 79% जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे। तो आप इसको पाई चार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आप ये ऐसे करके भी वहाँ पे बना लेना। ठीक है, कि आपको वो याद ना रहे तो ये तो याद रह ही जाएगा। 79% जनरल कैटेगरी के थे, बाकी थे अदर्स, 21% अदर्स कैटेगरी के। तो ये चीज़ आपकी यूज़ कहाँ होगी? अब देखो इसका यूज़ बता देती हूँ मैं आपको। यूज़ होगी ये इशूज़ इन जुडिशरी। ठीक है, हाई कोर्ट के इशूज़ आते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ में? लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसीज, एससीज या एसटीज। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी में मान लो कि एससी, एसटी या किसी ओबीसी का कोई क्वेश्चन आता है या पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आता है तो वहाँ पे आप लिख दोगे कि इनकी लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इन द हाई कोर्ट्स ऑल्सो, और वहाँ पे ये डेटा इसको ऐसे पाई चार्ट या बार चार्ट में जो भी आपको याद रहता है वहाँ पे बना के दे दोगे पर्टिकुलर कि जनरल कैटेगरी से इतने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बाकी 21% अदर कैटेगरी से होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये डेटा याद रह जाएगा पर्टिकुलर ओबीसी और एससी और एसटी वाला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन गिव लाइक दिस। तो ये GS1, GS2, GS4 कहीं भी यूज हो सकता है आपका डेटा, इवन एससीज में भी यूज हो सकता है। और ये दिखा क्या रहा है? लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट लाइक ओबीसीज, एससीज और एसटीज की दिखा रहा है, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन द हाई कोर्ट्स। और ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, यानी कि ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बोली है। आपको एविडेंस भी दे देना है वहीं पे। उसके बाद एक और डेटा लिखा हुआ है कि 13% ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर फीमेल। ठीक है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द वीमेन। तो आप ऐसे करके बना लोगे ये जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे करके उसको पाई चार्ट में दिखा दोगे कि 13% ऑफ ऑल द जजेस, हाई कोर्ट जजेस आर फीमेल। इसके ये कहाँ पे जाएगा आपका डेटा? ये जाएगा, एक सेकेंड रुको, इस वाले डेटा का यूज़ होगा आपका। पहली बात तो वही सेम जुडिशरी वाले उसमें सेक्शन में हाई कोर्ट या जुडिशरी के जो भी इशूज़ आएंगे उसमें कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वीमेन का। फिर वीमेन वाले इशूज़ में चला जाएगा कि वीमेन आर लो रिप्रेजेंटेड इन द इंडियन जुडिशरी, और वहाँ पे लिख दोगे कि 13% ऑफ ऑल द ओनली 13% ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर फीमेल, ये दिखा दोगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप शो करोगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि देयर आर 4 women, only 4 women judges out of the sitting 33 judges in the Supreme Court are women। यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में 33 स्ट्रेंथ है जजेस की, उसमें से सिर्फ 4 जजेस विमेन है। तो देख रहे हो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है इन द इंडियन जुडिशरी। तो ये आप एज इट इज इसको वहाँ पे लिख दोगे। सुप्रीम कोर्ट वाले उसमें इशूज़ में लिखना
किसमें लिखना, इशूज़ में लिखना, इसको सुप्रीम कोर्ट वाले सबसेक्शन में इशूज़ में लिख देना कि लैक ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, और ये लिख देना ओनली करंटली 4 विमेन जजेस। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आपका एग्जाम होगा, हो सकता है कि आप 2025 वाला लिखो, 2026 वाला मेंस लिखो, कभी भी लिखो, तो वहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेना ये चीज़ कि उस टाइम पे कितनी जजेस है इन द इंडियन टॉप मोस्ट कोर्ट, ये चीज़ें दिखा देना। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है अ क्राइसिस इन वाना दैट नो वन टॉक्स अबाउट। बेसिकली सूडान के बारे में, सूडान में भी सिविल वॉर चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रहा है सूडान ड्यू टू ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सूडान आर्म्ड फोर्सेज एंड रैपिड सपोर्ट फोर्स। तो ये आपका जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, IR में, वहाँ पे आप लिखोगे सूडान के बारे में लिखोगे, और सूडान के उसमें, क्योंकि हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन उठ जाए, मे भी उठ सकता है, तो आपको लाइक हर चीज़ के बारे में आपके पास 2-4 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो वहाँ पे लिख दोगे कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है ड्यू टू ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सूडान आर्म फोर्सेस एंड रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये लिख दो। उसके बाद लिखोगे आप कि सूडान की जब से इंडिपेंडेंस गेन किया सूडान ने, 1956 में इंडिपेंडेंस हुआ था, तब से लेके अब तक 15, आप लिख देना, तब से लेके 2024 तक 15 मिलिट्री कूप्स और 2 सिविल वॉर्स देख चुका है सूडान। ठीक है, आपके पास एक ये चीज़ होगी कि वहाँ पे क्या इशूज़ हैं। अब जब भी आप सूडान, मान लो कि कोई भी कंट्री के बारे में आप लिख रहे हो, मान लो कि इंडिया USA के बारे में लिख रहे हो, या फिर अफगानिस्तान का कोई इशू चल रहा है, तो वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना कि कोई भी चीज़ अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, वेदर जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है या इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको उस बेसिस से भी देखना होती हैं चीज़ें। क्वेश्चन हो सकता है पर्टिकुलरली उस लेवल पे आ जाए, या वो एक डायमेंशन हो जाती है फिर आपकी। ऐसे में अगर आता है तो उसमें भी एक डायमेंशन बन जाएगी कि इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं। तो इंडिया की जब इंटरेस्ट की बात आती है, तो जब टाइज की बात आती है, बायलैटरल टाइज की बात हम करते हैं, तब भी किसी कंट्रीज़ के बीच में, 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो उसमें देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है, मैं आपको ये डायमेंशंस बता देती हूँ क्या होते हैं। इकोनॉमिक टाइज, ठीक है, सोशल टाइज या पीपल टू पीपल टाइज भी इसको बोलते हैं, फिर डिप्लोमेटिक टाइज, हिस्टोरिकल कोई कनेक्शन रहा है क्या, तो वो चीज़ें आप लिख दोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या इंटरेस्ट बायलैटरल टाइज में जब भी आप किसी के डील करोगे। तो अब इंडिया के यहाँ पे कैसे हर्ट हो रहे हैं वो देख लेते हैं। इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं, देखो इंडिया का अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। तो ये डेटा तो आप लिख ही देना कि इंडिया के इन्वेस्टमेंट कैसे हर्ट होंगे अगर वहाँ पे कुछ भी एडवर्स सिचुएशन और क्रिएट होती है। तो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अराउंड 2.3 बिलियन इन सूडान, वो फिर खतरे में आ जाएगा अगर किसी भी कंट्री में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, जैसे अभी सूडान में चल रही हैं और चीज़ें ख़राब होती हैं, तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डैमेज होने का डर रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। अब देखो सूडान में अभी क्राइसिस चल रहा है, तो इस पे ना बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स एक के बाद एक अभी कई दिन तक देखने को मिलते रहेंगे। जब तक ये क्राइसिस चलता रहेगा तब तक आर्टिकल्स आते रहेंगे। तो एक आर्टिकल्स में से ये हम सब चीज़ें नहीं उठाएंगे, हो सकता है कि आगे जाके जो भी पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे हमको और अच्छे पॉइंट्स देखने को मिल जाए। तो अभी आप सीधे सीधे ये लिख लेना, क्योंकि डेटा बहुत छोटा, और भी डेटा इसमें लिखा हुआ है बट वो थोड़ा हैफ्टी हो जाता है। ये डेटा आप याद कर रख पाओगे लॉन्ग टर्म में कि 2.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। इसको लिख लेना वहाँ पे कि इंडिया के इंटरेस्ट में सूडान में नीचे टॉपिक बनाना है, इंडियाज इंटरेस्ट 2.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन सूडान। फिर आगे जाके जैसे इस पर कोई और अच्छा आर्टिकल आएगा, एडिटोरियल आएगा, तो वहाँ से चीज़ें उठा के हम फिर वो ऐड कर लेंगे। नाउ अब ये द हिंदू का आर्टिकल था, ये था बेसिकली किसके बारे में कि इंडिया ने कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया था अपने नेबरहुड में इन 2008 टू 2010। तो ये काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। इसमें देखो डिफरेंट कंट्रीज़ में इंडिया ने सपोर्ट किया था। बांग्लादेश की बात हुई है, मालदीव्स की बात हुई है, श्रीलंका की बात हुई है। उसके बाद अभी जो रिसेंट में चेंजेस हुए हैं, बांग्लादेश में कैसे अभी आपने देखा होगा शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई। उससे पहले श्रीलंका में 2022 में वहाँ के प्रेसिडेंट को वहाँ से भागना पड़ा था छोड़ के, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया था श्रीलंका ने। मालदीव्स में कैसे रिजीम चेंज हुई है और इंडिया के जो टाइज थे वो कैसे ओवर द टाइम चेंज हुए विद द मालदीव्स। फिर म्यांमार में भी 2021 में मिलिट्री कूप हुआ था वहाँ पे। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया था 2021 में। पाकिस्तान में भी 2022 में कैसे मिलिट्री ने वहाँ की गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस किया था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसको ना पूरे को नोट कर लेना कहीं पे। इसको ये जाएंगी कहाँ पे, अब देखो इंडियाज़ रोल इन इट्स नेबरहुड, फिर साउथ एशिया, फिर एक चीज़ और हो जाएगी ग्लोबल साउथ,
रोल में बात करेंगे, जब भी रोल की बात होगी तो इंडिया लाइक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। तो उसमें आप 1-2 पॉइंट ये याद आपको रहना चाहिए कि बांग्लादेश में इंडिया ने शेख हसीना की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था 2008 में, जिसके बाद से वहाँ पे 15 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट चली थी। फिर श्रीलंका में मल्टी पार्टी इलेक्शंस को सपोर्ट किया था 2009 के बाद। उसके बाद इंडिया के या यूनिफाइड श्रीलंका का कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया था इंडिया ने। तो ये सब चीज़ें नोट कर लेना अपने उसमें। फिर अभी जो रिसेंट में चेंजेस हो रहे हैं बांग्लादेश में, जैसे गवर्नमेंट गिरी है, श्रीलंका में हुआ, मालदीव्स में हुआ, क्या चेंजेस हुए ये सब नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि इंडिया के नेबरहुड में कैसे अभी चीज़ें अनस्टेबल चल रही है, अनस्टेबिलिटी चल रही है इंडिया के नेबरहुड में, तो उसका इम्पैक्ट या कुछ ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए कि क्या अनस्टेबिलिटी की जब बात हो रही है तो क्या अनस्टेबिलिटी चल रही है इंडिया के नेबरहुड में, तो होना चाहिए कि बांग्लादेश में ये हुआ, श्रीलंका में ये हुआ, मालदीव्स में ये हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, सबसे पहले पाकिस्तान में, म्यांमार में। तो आपके पास चीज़ें कुछ होनी चाहिए कि आप 2-3 चीज़ें पॉइंट वहाँ पे लिख पाओ कि स्टेबिलिटी चल रही है, अगर क्वेश्चन उठा है तो क्या अनस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है, वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर लेना, एक जगह पे चीज़ें लिखी हुई हैं सारी सब कंट्रीज़ के आसपास की सारी कंट्रीज़ की, जो भी रिसेंट में पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं मेजर, तो एक जगह नोट कर लेना आप ये, ठीक है। मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या मेंशन कर लेना हैंड टू हैंड। नाउ हम मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो पंजाब में आपको पता है कि पैडी बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, बट पंजाब में जैसे यहाँ पे एक डेटा देखो 153 ब्लॉक्स हैं टोटल, उसमें से 87% जो है ओवर एक्सप्लोटेड है इन टर्म्स ऑफ द वाटर यूज़ में 153 ब्लॉक्स में से 87% ओवर एक्सप्लोटेड है पंजाब में। तो वाटर कंजर्वेशन की बात होती है, तो वहाँ पे बात चल रही है कि पैडी से कैसे लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप पे मूव करना चाहिए, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जिसके लिए गवर्नमेंट एक स्टेप भी लेके आई है, क्या कि गवर्नमेंट ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट दोनों का एक स्कीम है जहाँ पे 17,500 पर हेक्टेयर देगी गवर्नमेंट टू द फार्मर्स जो पैडी से यानी कि चावल की फसल से स्विच करेंगे टू द लेस वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, जिसमें मिलेट्स हो सकते हैं आपके या कुछ और क्रॉप्स हो सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी 17,500 पर हेक्टेयर। अब आपका ये एक तो स्टेप में हो जाएगा गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, ठीक है, कि लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप या वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप लिए हैं, तो उसमें एक ही एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा कि ये स्टेप लिया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा भी लिखा हुआ है कि अगर हम पैडी से मूव करते हैं टू द लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स तो उसका क्या बेनिफिट है वाटर कंजर्वेशन में। सबसे पहला कि देखो पैडी को चाहिए होती हैं 20 से 25 इरीगेशंस, जबकि अगर और उसकी बात करें पल्सेस, ऑयल सीड्स या मिलेट्स को चाहिए होती हैं लेस देन 4 इरीगेशंस। आप देख सकते हो कि अराउंड 16 to 20 इरीगेशंस कम चाहिए होती हैं अदर क्रॉप्स को एज कम्पेयर टू द पैडी, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन हो रहा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो पैडी एमिट करता है अराउंड 5 टन्स ऑफ CO2 पर हेक्टेयर। अगर हम पैडी ग्रो कर रहे हैं तो हमारी कितनी CO2 एमिट हो रही है, 5 टन्स हो रही है पर हेक्टेयर में, ठीक है। तो अगर हम इससे स्विच करते हैं मिलेट्स पे एग्जाम्पल ले लो, तो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का जो वो है एमिशन वो कम हो जाएगा। फिर पोल्यूशन रिडक्शन, जैसे स्टबल बर्निंग होती है पैडी के, जो एक प्रॉब्लम ये भी है कि बाद में जो किसान जला देते हैं इसको अपने खेतों में, स्टबल बर्निंग होती है, तो वो एक मेजर पोल्यूशन सोर्स होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर पैडी से हम डिफरेंट क्रॉप्स पे मूव करेंगे। उसके अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होगा, देखो ये डेटा आप सारा लिख लेना। ये यूज़ होगा आपका एनवायरनमेंट में, ठीक है, एनवायरनमेंट में यूज़ हो जाएगा, एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाएगा, फिर आपका यूज़ हो जाएगा ये MSP वाला कोई क्वेश्चन आएगा उसमें यूज़ हो जाएगा कि कैसे अगर हम पैडी के MSP की वजह से मेजरली आपको जो हरियाणा पंजाब वाला एरिया है वहाँ पे देखने को मिलता होगा कि पैडी ज़्यादा वीट और पैडी ग्रो किया जाता है। तो उसका डिसएडवांटेज एक है कि वो ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन होते हैं उनको वो बढ़ रही हैं उसकी वजह से। तो ये आप वहाँ पे लिख दोगे कि पैडी एमिट करता है 5 टन्स ऑफ CO2 पर हेक्टेयर, ये चीज़ आप वहाँ पे दिखा सकते हो। ये कंपैरेटिव ये चीज़ें दिखा सकते हो कि 20 to 25 इरीगेशन चाहिए होती है पैडी को, बाकी चीज़ों को लेस देन 4 इरीगेशन चाहिए होती है, तो वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। तो मल्टीपल जगह आप ये चीज़ें लिख पाओगे, बस इसको ऐसे करके लिख लेना कि बेनिफिट्स क्या है फ्रॉम मूविंग अवे फ्रॉम द पैडी। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जुडिशियल डिलेज पे एक था
इंडियन एक्सप्रेस में आया था। अभी देखो द्रौपदी मुर्मू ने एक स्टेटमेंट दिया था, डिस्कस की थी द प्रॉब्लम ऑफ द जुडिशियल डिलेज कॉलिंग इट द ब्लैक कोट सिंड्रोम। तो आप ये चीज़ मेंशन कर लेना आपने, जहाँ पे भी आप लिखोगे जुडिशरी वाले सेक्शन में लिखना जुडिशरी में कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इशूज़ में, जब इशूज़ वाले उसमें लिखना जुडिशरी में क्या इशूज़ है उसमें लिखना कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये एड्रेस किया था, डिस्कस किया इस प्रॉब्लम को जुडिशियल डिलेज की, उसको बोला है ब्लैक कोट सिंड्रोम। अब ये आपका हॉट टर्म हो जाता है ब्लैक कोट सिंड्रोम, ठीक है। ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है? फाइनेंशियल एंड द मेंटल स्ट्रेन दैट पीपल गो थ्रू स्पेशली पुअर डीलिंग विद द प्रोलॉन्ग्ड कोर्ट केसेस। जब मतलब कि एक केस के बाद लाइक केस जब बार बार जाना पड़ता है हमको कोर्ट में, तो उस पर जो फाइनेंशियल और मेंटल बर्डन पड़ता है, स्पेशली अगर पुअर पीपल की बात करें, तो उसको बोला है द्रौपदी मुर्मू जी ने ब्लैक कोट सिंड्रोम बोला है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेना। अब कहीं भी मान लो कि जुडिशरी में इशूज़ की बात आती है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की कुछ बात आती है, जुडिशियल डिलेज की बात आती है, तो वहाँ पे आप ये मेंशन कर देना कि द्रौपदी मुर्मू ने इसको एड्रेस किया हुआ है, ब्लैक कोट सिंड्रोम करके बोला है, ठीक। और ये टर्म याद रखना लिखने के लिए अपने एग्जाम में। अब रीजंस भी उसमें कुछ लिखे हुए थे, तो ये भी आप देख लेना। जुडिशियल डिलेज के रीजंस क्या हो जाते हैं आपके? प्रोलॉन्ग्ड केस ड्यूरेशन, यानी कि एक केस बहुत दिनों तक चलता है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लेना कि जो अजमेर पॉक्सो केस है ये चला था, पता है आपको 32 ईयर डिले हुआ था। ये अजमेर पॉक्सो केस कितने साल डिले हुआ था? 32 ईयर्स। तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। तो जब भी डिले की बात आएगी तो वहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसका, अजमेर पॉक्सो केस की 32 ईयर से डिले हुआ था, ठीक है। एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो ये लिटिगेशन फटीग। तो ये जब भी उसकी बात आती है इश्यूज़ की, जुडिशरी में इश्यूज़ हैं क्या हैं, जुडिशियल डिले पे कोई क्वेश्चन आता है, क्रिमिनल जस्टिस पे आता है, जस्टिस की जब बात होती है, तो वहाँ पे आप ये टर्म मेंशन कर सकते हो, लिटिगेशन फटीग हो जाती है। लिटिगेशन फटीग क्या होती है कि मान लो कि मेरा केस है, मैंने आज कोई केस फाइल किया और मुझे कई साल हो गए उस केस को लड़ते लड़ते, बट बार बार जाना पड़ रहा है कोर्ट में, चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं क्या करूँगी कि उससे तंग आ गए कि यार छोड़ो, इससे अच्छा तो मैं अपना केस विड्रॉ कर लेती हूँ। तो वो आती है लिटिगेशन फटीग, यानी कि उस चीज़ में जब इतनी ज़्यादा डिले हो जाती है तो इंसान थक जाता है उस चीज़ से, तो उसको लिटिगेशन फटीग बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा टर्म है, इसको मैंशन कर लेना। फिर है इसको मैंशन करके हाईलाइट कर देना कि आप यूज़ कर सको डिफरेंट जगह। ओवरबर्डन सिस्टम, अगर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की के डेटा की बात करें तो आज डिफरेंट लेवल जुडिशियल सिस्टम में डिफरेंट लेवल पे 55 करोड़ केसेस पेंडिंग है। कितने केसेस पेंडिंग है? 5 करोड़। तो ये डेटा लिख लेना, कितने पेंडिंग केसेस हैं हमारे पास? 5 करोड़ एट डिफरेंट लेवल ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। और डेटा किसका है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये भी मेंशन कर लेना, ठीक है। तो ये सारा डेटा लिख लेना। जजेस की शॉर्टेज है काफ़ी, तो ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, इसको दिखाया हुआ है थ्रू बार चार्ट कि करंट में हमारे पास कितने जजेस हैं? 15 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन। अभी हमारे पास 15 जजेस हैं 10 लाख पॉपुलेशन पे, हर 10 लाख पे 15 जज हैं हमारे पास। लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1987 में रिकमेंड किया था कि 50 जज होने चाहिए, यानी कि 15 हैं, अभी होने कितने चाहिए? 50। तो इसको आप दिखा सकते हो थ्रू बार चार्ट, जैसे मैंने दिखा हुआ है। ये करंट में कितने हैं? 15 हैं, और होने कितने रिकमेंडेड कितने हैं बाय लॉ कमीशन? ये मेंशन कर लेना, 1987 में लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 50 होने चाहिए नंबर ऑफ जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन। इसको ऐसे करके दिखा देना। तो ये आपका किस में आ जाएगा? आप इसको वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो कि कितने रिकमेंड किए थे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, प्लस इसको जब इशूज़ में बात करोगे तो जजेस की शॉर्टेज दिखाने के लिए भी आप इस डेटा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। चाइना की और अफ्रीका फोरम की अभी करंट में एक समिट चल रही है जो ऑनगोइंग है, तो उससे इंडिया को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि देखो इंडिया और अफ्रीका की जो लास्ट समिट हुई थी वो 2015 में हुई थी, ठीक है। 4th समिट हुई थी वो, मतलब 3rd समिट हुई थी उस टाइम पे 2015 में, 4th अब तक नहीं हुई है। कितने साल अराउंड? अभी 10 ईयर्स हो जाएंगे 2025 में, 9 साल हो चुके हैं। तो इंडिया और उसकी अगर चाइना की बात करें तो चाइना रेगुलरली समिट होल्ड कर रहा है अफ्रीका के साथ, ठीक है। रेगुलरली समिट होल्ड कर रहा है विद अफ्रीका। तो चाइना से ये इंडिया को सीखना चाहिए कि रेगुलरली अफ्रीका के साथ एक वो समिट या एंगेजमेंट्स होल्ड करे, क्योंकि अफ्रीका स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ इसमें एक टर्म मैंशनड है, समिट फटीग। तो आप ये टर्म मेंशन कर लेना अपने IR वाले उसमें। समिट फटीग क्या होता है कि अफ्रीकन लीडर्स जब बैक टू बैक समिट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जैसे पहले टर्की के साथ की, रशिया के साथ की, साउथ कोरिया के, US के, और अभी चाइना के साथ चल रही है, तो उससे लीडर्स को क्या हो रही है? समिट फटीग फील हो रही है कि बार बार एक के बाद एक समिट हो रही है, बट उसका कुछ ऐसा कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन की जब बात होती है कि समिट पे समिट तो होती है बट उसके उतने रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो उसको समिट फटीग बोल देते हैं। तो इसको सब हेडिंग आप बना सकते हो। तो ये वाला डेटा
ये लिख लेना कि इंडिया चाइना से, जब इंडिया अफ्रीका की मान लो कहीं बात हो रही है, इंडिया अफ्रीका की, तो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो आप कि इंडिया चाइना से सीख सकता है कि चाइना इज होल्डिंग रेगुलर समिट्स विद द अफ्रीका, वाइल इंडिया के उसमें काफ़ी लेफ्सेस हैं, काफ़ी गैप है। तो वो चीज़ आप एग्जाम्पल में या वे फॉरवर्ड में दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखो एक था कि R&D पे था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे था कि प्राइवेट सेक्टर का शेयर बहुत ज़्यादा कम है। तो इसमें से एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडिया अपने टोटल GDP का कितना परसेंटेज खर्च करता है ऑन R&D, सिर्फ 6.5% खर्च करता है। कितना करता है? 6.5%। वहीं चाइना करता है 2.4% और साउथ कोरिया करता है 4.8%। तो ये एज इट इज़ आपको बार चार्ट अपने नोट्स में बना लेना है, नोट्स में ऐड कर लेना है इसको, ऐसे ही ऐड करना जैसे मैंने बार चार्ट के फॉर्म में किया हुआ है कि इंडिया का इतना है, चाइना का इतना है, साउथ कोरिया का इतना है। आप दिखा सकते हो जब भी R&D की बात होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है, इनोवेशन की बात होती है, तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो कि इंडिया का शेयर, R&D का शेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स GDP परसेंटेज कितना कम है। वहीं उसका कंपैरिजन करके दिखा देना चाइना के साथ और साउथ कोरिया के साथ कि साउथ कोरिया का 2.4 है, साउथ कोरिया का 4.8 है और चाइना का 2.4 है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 60% गवर्नमेंट करती है और सिर्फ 40% प्राइवेट सेक्टर करता है, जो भी इंक्रीज होना चाहिए। तो ये डेटा भी आप पाई चार्ट की फॉर्म में दिखा सकते हो। ठीक है, कि ये इंक्रीज होना चाहिए। बाकी कंट्रीज़ की अगर बात करें, जैसे USA की अगर बात करें, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का शेयर काफ़ी ज़्यादा है इन द R&D एज ए परसेंट, टोटल R&D में प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर। जबकि इंडिया में बात करें तो 60% तो गवर्नमेंट ही कर रही है, 40% प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, जो कि इंक्रीज़ होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को भी ज़्यादा करना चाहिए गवर्नमेंट के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये एज इट इज़ मेंशन कर लेना। जब भी R&D की बात होगी, इनोवेशन की बात होगी, तो वहाँ पे दिखा देना कि इंडिया अपने GDP का कितना कम कर रहा है, उसको ये एनहेंस करना चाहिए। फिर एक ये था, एक बहुत अच्छी चीज़ मिली थी, जब भी इनकम इनइक्वालिटी की बात होती है, इनकम इनइक्वालिटी का कुछ आता है ऐसा, तो वहाँ पे आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि एक वे फॉरवर्ड में दे सकते हो कि फिलंथ्रोपी कर सकते हो। जो सुपर रिच हैं, जैसे कि मान लो एलोन मस्क हो गया या कुछ और हो गए, तो वो फिलंथ्रोपी कर सकते हैं कि अपनी वेल्थ को डोनेट करके। जैसे इनिशिएटिव था एक गिविंग प्लेज, उसने क्या किया था, वहाँ पे 235 बिलियनियर्स ने अराउंड 600 बिलियन डोनेट किए थे अपने नीडी पीपल को। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है कि गिविंग प्लेज एक इनिशिएटिव के थ्रू इतने बिलियनियर्स ने, 235 बिलियनियर्स ने 600 बिलियन डोनेट किए थे। तो ये आपका एक वे फॉरवर्ड में या दिखा सकते हो कि चीज़ें क्या, जब सजेशंस देते हो तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल की तरह इसको लिख सकते हो। तो ये ऐड कर लेना, इनकम इनइक्वालिटी सोसाइटी वाले पार्ट में ऐड कर लेना एग्जाम्पल की तरह इसको। ठीक है, कि वेल्थी जो लोग हैं, जो सुपर रिच हैं, वो डोनेट कर सकते हैं जिससे कि इनइक्वालिटी थोड़ी कम हो सके। उसका एग्जाम्पल क्या है, ये है गिविंग प्लेज एक इनिशिएटिव था जहाँ पे इन बिलियनियर्स ने इतना अमाउंट डोनेट कर दिया। तो अब देखो एग्रीकल्चर का एक आर्टिकल आया था, हाउ एग्रीकल्चर कैन बी इंजन फॉर ग्रोथ। तो इश्यूज की जब बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पे ये 3-4 चीज़ें आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में अपने, कि प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की, इंडियन एग्रीकल्चर की काफ़ी लो है। देखो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कितना करता है GDP को, 18% करता है, बट एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को देता है, 46% ऑफ द जो इंडिया की वर्कफोर्स है करंट में, वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। बट कंपैरेटिव अगर उसका GDP को देखें कंट्रीब्यूशन, तो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू द वर्कफोर्स का जो एंगेजमेंट है एग्रीकल्चर में, उसके कंपैरिजन में उसका कंट्रीब्यूशन टू GDP बहुत ज़्यादा कम है। तो ये आप दिखा सकते हो कि वर्कफोर्स तो इतनी एम्प्लॉय कर रहा है, बट उसका GDP में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जो कि इंक्रीज़ होना चाहिए, जो उसकी लो प्रोडक्टिविटी दिखाता है। तो ये आप इसको ऐसे पाई चार्ट के थ्रू दिखा सकते हो। ठीक है, फिर इनएफिशिएंट वाटर यूज़। इंडियन एग्रीकल्चर में माइक्रो इरिगेशन जो है, माइक्रो इरिगेशन कितना, सिर्फ 10% ऑफ द क्रॉपिंग एरियाज को कवर करता है माइक्रो इरिगेशन। जबकि स्टडी के थ्रू ये पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो फ्रूट और वेजिटेबल यील्ड कितने से ग्रो हुई है, इन द डिफरेंट स्टेट 52% से इंक्रीज हुई है। तो ये माइक्रो इरिगेशन का डेटा हो जाता है आपके पास कि माइक्रो इरिगेशन इतनी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द अदर इरिगेशन मेथड्स, कि डिफरेंट स्टेट्स में जब इसको यूज़ किया गया तो वहाँ से जो डेटा पता चला कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की यील्ड 52% तक इंक्रीज हुई है। तो ये आप डेटा आपका माइक्रो इरिगेशन में, इरिगेशन मेथड्स के कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पे चला जाएगा। एग्रीकल्चर की जब बात होती है, वाटर कंजर्वेशन की जहाँ बात होगी तो वहाँ पे चला जाएगा। स्मॉल फार्म साइजेज हैं इंडिया में काफ़ी। तो देखो 86% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया ओन लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स।
86% के पास कितने हेक्टेयर लैंड है, लेस देन 2 हेक्टेयर। तो अगेन आप यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू ये चीज़ें दिखा सकते हो कि 86% ऑफ द फार्मर्स ओन लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये दिखाता है कि फार्म होल्डिंग्स काफ़ी कम है। तो उसकी वजह से क्या होती है कि वो डिफरेंट लाइक बड़ी बड़ी मशीन या इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आ पाता है एग्रीकल्चर में। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा कि ग्रुप फार्मिंग, देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लेना। ग्रुप फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। केरला में एग्जाम्पल केस स्टडी की तरह यूज कर सकते हो इसको। केरला में ऑल वीमेन ग्रुप बनाए थे, वहाँ पे उसको काफ़ी सक्सेस देखने को मिली है कि उन ग्रुप्स में 1.8 टाइम्स हायर आउटपुट मिला है पर हेक्टेयर। ठीक है, और 1.6 टाइम्स हायर नेट रिटर्न देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल फार्म्स। यानी कि जब हमने ग्रुप फार्मिंग को प्रमोट किया केरला में, तो वहाँ पे कुछ ऑल वीमेन फार्मिंग ग्रुप्स बनाए, उनमें उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले कि 1.8 टाइम्स हायर आउटपुट पर हेक्टेयर और 1.6 टाइम हायर नेट रिटर्न्स देखने को मिले एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल फार्म्स। तो ये आपकी काफ़ी अच्छी केस स्टडी हो जाती है, इसको मेंशन कर लेना। ठीक है, ये आपका देखो वीमेन उसमें भी चला जाएगा कि ऑल वीमेन, जब वहाँ पे ऑल वीमेन फार्मिंग ग्रुप फार्मिंग को प्रमोट किया तो उसका ये चीज़ें देखने को मिली। प्लस उसके बाद आपका ये वे फॉरवर्ड में चला जाएगा। वाटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए, माइक्रो इरिगेशन की जैसे हमने बात करी तो वो करना चाहिए। उसका एक डेटा भी है, देखो 2014 में गवर्नमेंट की स्टडी हुई थी, उसमें पता चला था कि माइक्रो ड्रिप इरिगेशन से फ्रूट की ईल्ड और वेजिटेबल की ईल्ड भी 48% से इंक्रीज हुई है और फार्मर्स की इनकम भी 48% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये डेटा लिख लेना माइक्रो इरिगेशन का कि 2014 की गवर्नमेंट स्टडी से ये चीज़ें पता चली थी कि वेजिटेबल और फ्रूट की यील्ड जो है, जो पैदावार है, वो भी 48% से ज़्यादा हुई थी और फार्मर्स की इनकम भी 48% से ज़्यादा हुई थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में ये वाला डेटा मेंशन कर लेना। अब ILO का लेटेस्ट एक स्टडी आई थी, उसमें पता चला है कि जो AI है उससे लेबर इनकम डिक्रीज हो रही है ओवर द टाइम, जिसमें कितना 2019 से 2022 के बीच में 0.6 परसेंटेज पॉइंट से गिरी है लेबर इनकम। तो ये आप सीधा सीधा मेंशन कर लेना, किसमें, लेबर इश्यूज में मेंशन कर लेना, या फिर इम्पैक्ट ऑफ AI में भी चला जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ AI या इनोवेशन क्या हो रहा है, उसमें एक हो जाएगा कि ILO स्टडी ने लिंक किया है AI की वजह से लेबर इनकम डिक्रीज हुई है। अगर सिर्फ आपको मान लो कि ये भी याद नहीं रहता है कि इस साल से इस साल के बीच में इतने परसेंटेज गिरा है लेबर इनकम ओवरऑल, तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए कि ILO की कोई ऐसी स्टडी आई थी जिसमें उसने ये फाइंड आउट किया था कि लेबर इनकम हैज़ फेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ AI। ये किसने बोला है, ILO ने बोला है। तो सिंपल ये चीज़ आप ये स्टेटमेंट मेंशन कर देना एग्जाम्पल में। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट चीज़ है कि अफ्रीका इम्पोर्टेंट क्यों है फॉर इंडियाज क्रिटिकल मिनरल मिशन। इंडिया ने अभी अनाउंस किया है क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसके लिए अफ्रीका इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर अफ्रीका की बात करें तो वर्ल्ड के 30% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉन क्रिटिकल मिनरलिज्म्स कहाँ पे हैं, अफ्रीका में हैं। ये सब चीज़ें आप नोट कर लेना कि अफ्रीका की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स या सप्लाई चेन में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंडिया अफ्रीका वाले सब सेक्शन में डाल देना इसको कि 30% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉन क्रिटिकल मिनरलिज्म सारे अफ्रीका में है, इसकी वजह से वो सप्लाई चेन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ट्रेड रिलेशंस की अगर बात करें तो अफ्रीका के साथ 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया का जो टोटल ट्रेड था वो था 98 बिलियन, जिसमें से 43 बिलियन सिर्फ माइनिंग और मिनरल्स का था। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि इंडिया के कितने अच्छे ट्रेड रिलेशंस है विद एफ्रीका। एनर्जी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इंडिया का जितना भी ऑयल इंपोर्ट है जो अफ्रीका से आता है 34 मिलियन टन्स के अराउंड आता है, वो इंडिया के टोटल डिमांड का 15% बनता है। काफ़ी बड़ा शेयर है। जो हमारी जो डिमांड है वो कहाँ से पूरी हो रही है, ऑयल डिमांड अफ्रीकन कंट्रीज से पूरी हो रही है। ठीक है, और अफ्रीका के सोलर प्रोजेक्ट्स में इंडिया कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इंडिया ने 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है इन द अफ्रीकन सोलर प्रोजेक्ट्स। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर लेना इंडिया अफ्रीका वाले पार्ट में। इसको ऐसे ये इसके लिए पाई चार्ट भी मैंने बना के दिखा दिया है, इसको पाई चार्ट को ऐसे ही दिखा देना कि 15% ऑफ द टोटल ऑयल डिमांड ऑफ द इंडिया इज मेट थ्रू द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अफ्रीका। अफ्रीका से हम जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 15 वो इंडिया के टोटल डिमांड का 15% बनता है। ठीक है, पाई चार्ट के फॉर्मेट में इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अब देखो एक ये था कि राजस्थान ने अभी राजस्थान में क्या हुआ है कि वीमेन
का पुलिस फोर्स में कोटा कितना फिक्स कर दिया है, 33% कोटा वीमेन का फिक्स कर दिया है। यानी कि पुलिस में जितनी भी अब आगे से भर्तियां होंगी उसमें से 33% एटलीस्ट वीमेन होनी चाहिए। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, जब भी मान लो कि विमेन इक्वालिटी की बात आती है या विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो वहाँ पे राजस्थान का एग्जाम्पल दे सकते हो कि राजस्थान ने अभी ये कोटा सिस्टम लेके आया है इन द पुलिस फोर्स कि 33% वीमेन रहेंगी। इसको ऐड कहाँ पे करना है, आपको इसको ऐड करना है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी जा सकता है, उसके बाद विमेन इशूज़ में भी जा सकता है, विमेन एम्पावरमेंट में भी जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल उसका बन सकता है विमेन एम्पावरमेंट का। अब देखो, एक ये था केरला की बात थी, केरल में जो भी वायनाड फ्लड्स हुए थे उसका एक आर्टिकल था, उसमें एक बहुत अच्छा डेटा है कि 2019 से 2023 के बीच में इंडिया ने जो वेदर रिलेटेड जितने भी डिजास्टर्स हुए हैं उसमें अपने कितना लॉस हुआ है इंडिया को, उनकी वजह से 56 बिलियन का लॉस हुआ है। तो देखो ये जाएगा आपका यूज कहाँ होगा, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में चला जाएगा। दूसरी चीज कहाँ जाएगी, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इवेंट्स। ठीक है, तो उसका उसमें डेटा यूज हो जाएगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है कि 2019 से 2023 के बीच में इंडिया ने अपने 56 बिलियन लूज किए हैं ड्यू टू द वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स। तो ये चीज़ें आपकी मल्टीपल जगह पे यूज हो जाएगी, इसको मेंशन कर लेना डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब देखो, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का एक डेटा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स का जो फाइनेंस का डिवीजन होता है उसमें कितना इम्बैलेंस है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक आर्टिकल आया था, तो उसमें एक डेटा था बहुत अच्छा। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि बीच में स्वच्छता भारत मिशन का एक डेटा आ गया है, तो उसको स्किप करके यहाँ से देखना। 15 फाइनेंस कमीशन ने एक डेटा नोट किया था ये चीज़ कि स्टेट्स जो हैं वो ओवरऑल 61% रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटर करते हैं, बट कितना रिवेन्यू कलेक्ट कितना कर रहे हैं, सिर्फ 38% एक्सपेंड कितना कर रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उनका हो रहा है 61% और कलेक्शन सिर्फ है 38%। ठीक है, तो ये अपने आप में उनके फिनेंसेस को दिखा रहा है कि उनके फिनेंसेस कितने वीक हैं, वीक फिनेंसेस दिखा रहा है, वीक फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ये डेटा आप लिख लेना कि 15 फाइनेंस कमीशन ने ये नोट किया। अब देखो, 14 फाइनेंस कमीशन ने कितना टैक्स डिवोल्यूशन कहा था कि 42%, इसको 1% से 15 फाइनेंस कमीशन ने घटा के कितना कर देता 41%। लेकिन अगर स्टेट की बात करें, एक स्टडी की बात करें, तो उसमें मिला है कि अगर हमको वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस को ये रिमूव करना है तो एवरेज लेवल पे होना कितने चाहिए था टैक्स डिवोल्यूशन 2015 से 2022 फिस्कल ईयर के बीच में 48.94%, यानी कि अराउंड 49% होना चाहिए था। और होता कितना है जनरली 41% क्या है 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, और 42% हुआ था 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। और होना कितना चाहिए था, अगर वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस को हमको रिमूव करना है तो होना चाहिए था आपका 49% ऑन एन एवरेज होना चाहिए था। ठीक है, तो ये डेटा आप मेंशन कर लेना, ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस में स्टेट या फिर इकोनॉमी में भी चला जाएगा, तो कहीं पे भी मेंशन कर लेना दोनों में से कि स्टेट फाइनेंस में वीक फाइनेंशियल पोजीशन है स्टेट्स की, उसमें या वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस की जहाँ पे बात होती है, फिस्कल इम्बैलेंस की बात होती है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस होता है, तो उसकी जब बात होती है तो वहाँ पे ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। ठीक है, कि 49% होना चाहिए, और हो अगर वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस हमको रिमूव करना है, और करंट में होता कितना है 41% बोला था 15 फाइनेंस कमीशन ने अभी हमको। ठीक है, और 15 फाइनेंस कमीशन ने जो नोट किया था, ये भी आप चीज़ें अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, तो दैट्स इट। अब अपना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।